भारत विकास परिषद के गुजरात के कार्य को 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस निमित्त आयोजित इस समारंभ में मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव जिन्होंने यह कार्य गुजरात में आरंभ किया समुत्कर्ष नाम से, तो ऐसे कई प्रमुख कार्यकर्ता मुझे सामने बैठे हुए दिख रहे हैं। ऐसे सभी सीनियर ज्येष्ठ कार्यकर्ता और भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सर्वप्रथम एक सफल यात्रा भारत विकास परिषद की हमने पूर्ण की। इस निमित्त सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि मैंने गुजरात में ही काम किया, इसलिए गुजरात के भारत विकास परिषद की एक अलग छाप है, सारे भारत में है। जैसे भारत को मानो, भारत को जानो, भारत के बनो, भारत को बनो, इसको लेकर बाद में धीरे धीरे अखिल भारतीय स्वरूप पर वो काम गया। शुरुआत गुजरात से हुई थी। तो ऐसी कई बातें हैं, अनेक अच्छी बातों की पहल गुजरात ने की है। अब भारत को आज़ाद होकर भी 77 ईयर्स हो गए हैं। भारत की यात्रा तो चल पड़ी है, लेकिन जैसी प्रगति हमने करनी चाहिए थी, ऐसी प्रगति हम नहीं कर सके हैं। कारण भारत यानी क्या है, इसको समझने में ही हम सबका एक मत नहीं है। और दुनिया में भारत इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ के लोगों में हम कौन है, एज ए पीपल हु वी आर, हमारे पुरखे कौन थे, हमारे इतिहास क्या था, इसके बारे में एक मत नहीं है। बाकी जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इजराइल, कोई भी देश लीजिए, वहाँ राजनीति है, 2-3 दल है, लेकिन दे आर यूनानिमस अबाउट हु दे आर। और एक सैमुअल हंटिंगटन नाम के अच्छे चिंतक लेखक हो गए, उनकी पुस्तक है हु आर वी। वे कहते हैं कि जब तक हम कौन है तय नहीं करते, तब तक हमारी दिशा, हमारी प्रायोरिटीज हम तय नहीं कर सकते। तो भारत विकास परिषद, इस नाम में जो भारत शब्द है, मैंने सोचा इस भारत के बारे में कहूँगा। कई बार हम मान लेते कि हम भारत को जानते हैं, लेकिन भारत की विशेषता, भारत की खूबी, उसका कारण, इसको योग्य शब्दों में वर्णन करना यह आना चाहिए। ये क्लैरिटी रहेगी तो हम दिशा तय कर सकते हैं। एक गीत हमने सुना होगा, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। बहुत अच्छा गीत है, बहुत लोकप्रिय है। लेकिन वह जो आखिरी पंक्ति है कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, इसमें एक बात और जोड़ने की आवश्यकता है, वह यानी, और ये भारत रहना चाहिए। तो ये भारत का भारत रहना किस में है? व्हाट मेक्स भारत यूनिक? भारत एक अलग अनोखा देश है, निश्चित। जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक हम सब ने देखा है, 2020 में दुनिया भर में था। भारत की सिवाय सभी देशों में केवल राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी ही लोगों की सेवा करने में जुटे थे। भारत में केंद्र, राज्य स्तर के सरकारी कर्मचारियों ने खूब जी जान से काम तो किया ही है, परंतु भारत ऐसा एकमात्र देश दुनिया में है जहाँ पर लाखों की संख्या में
सामान्य लोग बाहर निकले सेवा करने के लिए। यह भारत के सिवाय अन्य कहीं नहीं हुआ है। और फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, कोई एक्सीडेंट, इसके बाद जाकर सेवा करना एक अलग बात है। परंतु हाईली इन्फेक्शस बीमारी है, हाईली फैटल है, जान जाने की संभावना है, यह जानकर भी लाखों लोग सारे भारत में, भारत का कोई प्रदेश बाकी नहीं रहा है, और केवल भारत में यह समाज बाहर निकला है। तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक से 40 लाख माइग्रेंट वर्कर्स पैदल झारखंड, बिहार तरफ गए हैं। कल्पना कीजिए, 40 लाख। ट्रांसपोर्टेशन नहीं, शॉप्स नहीं, होटल्स खुले नहीं है, कहीं पर भी राइट्स नहीं हुए हैं। हर जगह, गांव में, शहरों में, कस्बों में लोग बाहर निकले, माताएं निकली, खाना खिलाया है, पानी पिलाया है। ये सारे भारत में हुआ है और केवल भारत में हुआ है। इसका कारण भारत का जो जीवन का विचार है, जीवन का दृष्टिकोण है, वे ऑफ लाइफ है, वो यूनिक है, अलग है। यूनिकनेस उसका उसके आध्यात्म आधारित होने में है। वे ऑफ लाइफ इज बेस्ड इन द स्पिरिचुअलिटी। तो अध्यात्म आधारित जीवन का दृष्टि होने के कारण वह एकात्म है, सर्वांगीण है, इंटीग्रल है, होलिस्टिक है। इट्स इज द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम यह भारत का सहज स्वभाव है। भारत ने केवल स्लोगन नहीं दिया है, वैसा आचरण हुआ है। अनेक उदाहरण है, समय कम है, आप जानते हैं, इसलिए मैं अधिक उदाहरण नहीं दूंगा। इसलिए ये लोग जब माइग्रेंट वर्कर जा रहे थे, भाषा भी आती नहीं थी, देखा भी नहीं था, लेकिन दे फेल्ट ए कनेक्शन बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड दैट प्रॉम्प्टेड देम टू एक्ट। कुछ करना चाहिए, एक अपनापन लगा, मुझे करना है। वैसे ऑगस्ट मेडिसन ने एक किताब में लिखा है कि ईस्वी सन 1 से 1600 तक भारत का वर्ल्ड ट्रेड में शेयर हाईएस्ट था, 30% से अधिक था। दुनिया का सर्वाधिक शेयर भारत का होता था वर्ल्ड ट्रेड में, जबकि अमेरिका, यूरोप मिलाकर 2% से कम था। तो दुनिया भर में भारत के लोग व्यापार करने गए, लेकिन भारत के लोगों ने वहाँ कॉलोनीज नहीं बनाई, उनको कन्वर्ट नहीं किया, उनके सोर्सेस को लूटा नहीं, उनको गुलाम बनाकर व्यापार नहीं किया। ये भारत की विशेषता है। एक पुस्तक में लिखा है ग्लोबल पैरासाइट्स, उसका सब टाइटल है पश्चिम के 500 वर्षों का इतिहास। उन्होंने कहा कि पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों का शोषण करके अपना पोषण करते हैं। जिनका शोषण करना है उनको और पुष्ट होने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उनको इतना, ताकि उनका अधिक शोषण कर सके, परंतु उनका इतना पुष्ट नहीं होने देंगे कि वो इंडिपेंडेंट हो गए, फिर ये भूखे रह जाएंगे, दे विल स्टार्व। ये पश्चिम का कुल मिलाकर नेचर रहा। लेखक कहते हैं कि देयर द वेस्ट आर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन केप्ट ऑन चेंजिंग। फर्स्ट इट वॉज रिलीजन, देन इट वॉज एम्पायर, एंड नाउ इट इज WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक। ये भी डेवलपिंग देशों के शोषण करने के नए तरीके हैं। एक चुटकुला मैंने पढ़ा, एक दूसरी कक्षा के बालक को उसकी माँ डांट रही थी कि तुम्हारे मैडम का फ़ोन आया था स्कूल से और शी वॉज कंप्लेनिंग कि तुम्हारे क्लासरूम में जो जवाब होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं। अब दूसरी कक्षा के बालक को ये डांट पड़ रही है कि उसके जवाब पॉलिटिकल होते हैं। तो उस बालक ने अपने माँ से कहा कि मैडम आस्क्ड अस व्हाई आर पिरामिड्स इन इजिप्ट। तो मैंने जवाब दिया
दे वेयर टू हेवी फॉर द ब्रिटिश टू स्टील। वो चोरी नहीं करके ले जा सके अंग्रेज, इसलिए वहाँ है, ऐसा जवाब दिया। ये उनका नेचर है, भारत ने ये नहीं किया है। इसलिए इस भारत को सही ढंग से समझना, उसके 5-6 बिंदु मैं कहूँगा। इस अध्यात्म आधारित जीव, पहली बात यह है कि भारत के बारे में हमको क्या बताया जाता है। जैसे हमको ऐसा कहा गया है कि भारत कृषि प्रधान देश है। हम यही सुनते आए हैं, यही मानते आए हैं, लेकिन सही अर्थ में यह सही वाक्य नहीं है, क्योंकि भारत में खेती अच्छी थी, ये बात सही है, लेकिन खेती प्रधान नहीं थी, क्योंकि हम लोग कभी अनाज बेचते नहीं थे। हमने अनाज खाया है, खिलाया है और बाल में गए। इसलिए आज देश भर में सभी पारसियों के घरों में गुजराती बोली जाती है। तो पारसी गुजरात में, जूस अधिकतर मुंबई में, केरल में, सीरियन क्रिश्चियन केरल में, वहाँ के राजा अलग थे, भाषा अलग थी, परंतु उनके साथ जो व्यवहार हुआ यहाँ के लोगों का एक समान था, सम्मान का था, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये भारत होने की विशेषता है। इस भारत की पहचान को दुनिया ने हिंदुत्व नाम दिया है। हमने दिया नहीं, हमने अपने आप को अलग माना ही नहीं था, क्योंकि भारत ने कभी अदराइजेशन का विचार नहीं किया। वी एंड अदर्स, ऐसा 2 भाग विचार नहीं किया। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात ही करते थे, सब अपने हैं। परंतु व्यापार करने जब लोग भारत के बाहर गए, तब सिंधु नदी पार करके जाते थे, वहाँ के लोगों को लगा ये कुछ अलग लोग हैं। उन्होंने स को ह कहने का पद्धत है, यहाँ भी सूरत को हुरट कहते हैं, कई जगह स को ह कहने का रिवाज है, 70 को 70 कहते हैं। यहाँ पर आसाम में तो संग को हंग कहते हैं। मेरा पहले दायित्व था, जब पहली बार गया मैं, मेरा दायित्व था अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख। तो मेरा परिचय शाखा में होता था अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख, ऐसे बोलते थे। तो स का हो गया, तो सिंधु का हिंदू हुआ। तो सिंधु के बियॉन्ड रहने वाले सब लोगों का एक समानता थी, एकता थी। भाषा, रूप, वेश अलग होने के बाद भी हिंदू हमारी पहचान बनी। इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं है, ये हिंदुत्व है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब रशिया ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तो पोलैंड से 675 महिला और छोटे बच्चे एक शिप में बैठ के भाग निकले। अनेक देशों में आश्रय मांगा, कहीं भी आश्रय नहीं मिला। मुंबई तक आए, मुंबई में अंग्रेज़ों का राज था, वहाँ भी उनको उतरने नहीं दिया। जामनगर के महाराज को पता चला, उन्होंने संदेश भेजा, आप उनको उतरने दीजिए, मैं मेरे राज्य में ले आऊँगा। फिर भी नहीं दिया। तो जामनगर महाराजा ने उनको समुद्र मार्ग से जामनगर के पास बंदर पर बुलाया और वहाँ उतरवाया। और जामनगर के पास बालाचड़ी नाम का स्थान है, वहाँ 675 लोगों के रहने की व्यवस्था की। उनको शाकाहारी नहीं बनाया, गोवा से उनके समान खाना बनाने वाले 7 कुक्स को बुलाया। और अंग्रेज़ बीच में की बाधा खड़ी न करे, और दत्तक विधान में कई समस्या आती थी, तो ही साइंड 675 एडॉप्शन पेपर्स। हर महिला लड़की को ये मेरी बेटी है और हर लड़के को मेरा बेटा है। और कहा, नाउ यू आर नो मोर ऑर्फन्स, यू आर माई सन्स एंड डॉटर्स। 9 साल तक वहाँ रहे। फिर जब पोलैंड आज़ाद हुआ तो पोलैंड में वापस गए। आज भी वहाँ के लोग भारत को, जामनगर के महाराज को बहुत याद करते हैं। इसलिए पोलैंड के कैपिटल में, वार्सो में, एक स्क्वायर का नाम गुड महाराजा स्क्वायर ऐसा है। ये हिंदुत्व है। भाषा आते नहीं, संबंध नहीं, देखा नहीं, ये भारत है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ये भारत का पहली बात है।
दूसरी भारत की विशेषता है कि वेलफेयर स्टेट ये कभी भारत की परंपरा नहीं थी। सब कुछ सरकार करेगी, राज्य करेगा, हमको टैक्स देना केवल है। बूढ़ों की चिंता, बीमारों की चिंता, बच्चों की पढ़ाई सब सरकार करेगी। यह पश्चिम की यूरोपियन सोच है। भारत में ऐसी परंपरा कभी नहीं थी। रविंद्रनाथ टैगोर का स्वदेशी समाज नाम का उत्तम पुस्तक है। वो कहते हैं कि राज्याधारित समाज रचना, जिसको वेलफेयर स्टेट कहते हैं, यह भारत की परंपरा नहीं थी। परंपरा से भारत में ये बात बहुत समझने जैसी है। परंपरा से जुडिशरी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, ये 4 डिपार्टमेंट्स केवल राजा के पास होते थे। बाकी हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, मंदिर, मेला, संगीत, नाटक, कला, यात्रा, कुंभ वगैरह, इन सब के समाज की अपनी व्यवस्थाएं होती थी। इसके लिए राजकीय कोष से धन नहीं आता था। टैगोर कहते हैं वह समाज जो राज्य पर कम से कम डिपेंडेंट है, वह स्वदेशी समाज है। जैसे एक खंभे पर खड़ा तंबू है और वह खंभा टूटता है, तंबू जमीन पर आ जाता है। लेकिन 4-5 खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंभा टूटता है, फिर भी तंबू खड़ा ही रहेगा। उसको अंदर से फिर से रीइरेक्ट करने की सुविधा रहती। ऐसी भारत की व्यवस्था थी। पश्चिम का नेशन और भारत का राष्ट्र ये समान अर्थ नहीं है। पश्चिम का नेशन राज्याधारित है। भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यक्रम में आए थे। उनके भाषण की शुरुआत ही की थी कि पश्चिम का नेशन और भारत का राष्ट्र अलग है। भारत का राष्ट्र समाज आधारित है। पीपल आर द नेशन, राज्य नहीं। यहाँ तो राष्ट्र संकल्पना ऋग्वेद काल से उल्लेख है और यूरोप में 16वीं शताब्दी में एक थियोक्रेटिक स्टेट के प्रतिक्रिया में नेशन कंसेप्ट डेवलप हुई है। वो राज्याधारित है। इसलिए भारत में परकियों का आक्रमण आया, राजा पराजित हुए, परकियों का शासन भी रहा, परंतु राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है। इसलिए एक लंबा कंटिन्यूम देखने को मिलता है। ये दूसरी भारत की। तीसरी भारत की विशेषता, अब मैंने केमिस्ट्री में पीएचडी किया है, कोई लॉयर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी ने एमबीए किया है, कोई साइंटिस्ट है। इन सब को हमारे शास्त्र ने अविद्या कहा है। अविद्या यह गलत नहीं है, नेगेटिव नहीं है। धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, नीति, अनीति ऐसा नहीं है। तो अविद्या ये भौतिक जगत से संबंधित सारे विषयों को अविद्या कहा है। और विद्या वह है जो अध्यात्म विद्या है, जो मोक्ष का मार्ग दिखाती सिखाती है। इसलिए अनेक स्कूलों में, विद्यालयों में लिखा रहता है सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति का मार्ग दिखाती वह विद्या है। और ईशावास्य उपनिषद का, भारत की विशेषता ऐसी है कि विद्या अविद्या दोनों को समान महत्व दिया है। केवल अध्यात्म अध्यात्म यह भी ठीक नहीं है, केवल पैसा पैसा यह भी ठीक नहीं है। तो ईशावास्य उपनिषद का 9th वर्ष कहता है अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो केवल अविद्या की, केवल भौतिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। और आगे कहा, और जो केवल विद्या में केवल अध्यात्म करते हैं, वे और गहरे अंधकार में जाते, ऐसा कहा है। और 11वां श्लोक है विद्याम च अविद्याम च यह तद उभयम वेदः। विद्या और अविद्या दोनों को जिसने मान लिया है, जान लिया है, अविद्या के आधार पर भौतिक समृद्धि प्राप्त करेंगे और विद्या के आधार पर अमरत्व मोक्ष प्राप्त करेंगे। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। तो दोनों को साथ साथ साधना, ये भारत की विशेषता है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म की एक व्याख्या
यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, ऐसा कहा है। भौतिक समृद्धि की अनदेखी नहीं की है, केवल पैसा पैसा ये भी ठीक नहीं है। तो कहा कि योग्य मार्ग से खूब कमाओ, अपने लिए कम खर्च करो, बाकी समाज को वापस लौटाओ। धर्म और उपासना, रिलीजन, इसमें अंतर बताया। तो उपासना तो मंदिर में जाना, व्रत करना, अग्निहोत्र करना, बिना चप्पल पहने मंदिर देरासर जाना, कावड़ यात्रा करना, नवरात्रि में उपवास करना, ये सारा उपासना है। धर्म क्या है? तो मैं छोटा करो, क्लोज योर कैपिटल आई, और आंखें खोलो, देन द सर्कमफरेंस ऑफ वी एक्सपांड्स, हम का दायरा बड़ा होता है। जो हमारे नहीं, मेरा मैं छोटा होता है, तो हमारे नहीं वे भी हमको अपने लगने लगते हैं। फिर अपनेपन से उनके लिए कुछ करने का मन होता ही है। यह करना, समाज को देना, एक अर्थ में समाज को वापस लौटाना, यह धर्म है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि समाज को देना चैरिटी है और समाज को लौटाना, वापस लौटाना धर्म है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने कहा कि जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक अपने ही पास न रखकर, अपने परिश्रम का रेम्यूनरेशन अपने ही पास न रखकर समाज को देते हैं, ऐसे समाज के पास एक्यूमुलेटेड पारिश्रमिक के कैपिटल पर समाज संपन्न समृद्ध बनता है, समाज के हर व्यक्ति संपन्न समृद्ध बनती है। ये धर्म है। धर्म भेदभाव नहीं करता है, धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। इसलिए मेरे लिए मकान बना, मेरा मकान बना, लोगों के लिए बना, उसको धर्मशाला कहा है। वहाँ भेदभाव नहीं है, जगह है, हर एक को मिलेगी। गर्मी के दिनों में पानी के प्याऊ चलाते हैं, वो धर्म है। भेदभाव नहीं करेंगे, जिसको प्यास लगी जाएगा, पानी मिलेगा। लंगर चलाते लोग, रास्ते बनवाना, रास्ते के दोनों किनारे पेड़ लगवाना, सबको छाया का उपयोग होगा। तीर्थ क्षेत्र में घाट बनवाना, ये सब धर्म कार्य माने जाते हैं, भेदभाव नहीं है। और समाज के पास यह जो पूंजी होती है, निवेदिता और कहती है कि जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का रेम्यूनरेशन समाज को न देकर अपने ही पास रखते हैं, ऐसे समाज में कुछ लोग श्रीमंत संपन्न होते हैं, समाज गरीब रहता है। तो समाज को लौटाना। एक मेरा परिचित परिवार कर्णावती में रहता है, कॉटन का व्यापार है, उनको जानता हूँ सन 2000 से। माँ देवी के भक्त है, घर में भी अंबा देवी का मंदिर है, घर का नाम अंबिका निवास है। लेकिन हर महीने अंबाजी जाती रही, हर महीने कार से, शादी के बाद। अब तो दादी बन चुकी हो, और साल में एक बार खेड़ ब्रह्मा तक कार में जाना, आगे पैदल जाना, कार साथ चलती है। यहाँ से अंबाजी करीब 180 किलोमीटर है। वहाँ जब मंदिर जाते तो बच्चे कुछ भीख मांगने आते हैं, देते रहिए, कभी किसी को ना नहीं कहा है। जितने बच्चे भीख मांगते होंगे अंदाजे उतना देने का प्रावधान लेकर चलती। ऐसा 25 साल तक इनका हर महीने चलता रहा, जाना, दर्शन करना, जो मांगते उनको देते रहना। आज से 10 साल पहले अचानक इनका मैं छोटा हुआ, हम बड़ा हुआ, एक विचार पहली बार आया जब बच्चे बालक बालिका भीख मांगने आए कि इनको तो स्कूल में जाना चाहिए, ये पढ़ते क्यों नहीं है। अब तक ये विचार ही नहीं आया था, क्योंकि कनेक्शन फील नहीं था। कनेक्शन होते लगा स्कूल में जाना चाहिए। विचार है कि हो सकता है इनके पेरेंट्स के पास इनको पढ़ाने के पैसे नहीं होंगे, मैं करूँगी व्यवस्था। पैसे पहले भी थे, कनेक्शन नहीं था। उन बच्चों से बात की, सभी बच्चे स्कूल में जाने के लिए तैयार थे। इनको इतना अच्छा लगा, उनके पेरेंट्स से बातें की। पेरेंट ने कहा, बहन जी बच्चे स्कूल में जाएंगे पढ़ने तो हम खाएंगे क्या?
ये भीख मांगकर लाते हैं तब घर में चूल्हा जलता है, पेट की भूख मिटती है। हमारे लिए भूख मिटना महत्व का है, पढ़ाई नहीं। इसकी उसने अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन यह वास्तविकता थी। तुरंत निर्णय किया, जितने परिवार के बच्चे भीख मांगते थे वहाँ उन परिवारों की लिस्ट बनाई। उस समय 50 परिवार थे। गत 10-12 वर्षों से उन परिवारों में हर महीने राशन का किट पहुँच रहा है ताकि भूख मिटती रहे। बच्चों को स्कूल में एडमिट किया, यूनिफॉर्म, बैग्स, बुक्स। स्कूल दूर है तो स्कूल बस खरीदी है, उसका ड्राइवर का वेतन, डीजल खर्चा। इनके घरों में पढ़ाई का वातावरण नहीं है, एक अभ्यासिका बनाई है, वहाँ एक शिक्षक की नियुक्ति की है। जनवरी 2020 में उनके साथ में इनका काम करने गया था। इतना उनको आनंद आ रहा है। तो 25 साल तक उनकी उपासना चल रही थी, रिलीजन। ये 10-12 वर्षों से धर्म चल रहा है। अब अंबाजी में कोई बालक भीख मांगता हुआ नहीं देखा। भीखे नहीं बढ़वा मोकली है, भिक्षा नहीं शिक्षा, ऐसे उनके सूत्र हैं। उपासना धर्म के लिए है और समाज धर्म पर चलता है। इसलिए भारत आज़ाद होने के बाद भारत के जो निर्माता थे, देश ना घड़वैया, इनके मन में ये बात स्पष्ट होगी। इसलिए लोकसभा में लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, राज्यसभा में लिखा है सत्यम वद धर्मम चर। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः। और भारत का राष्ट्र ध्वज है, उसमें जो चक्र है, जिसको हम सब लोग अशोक चक्र बोलते जाते हैं, जैसे हम लोग भारत को कृषि प्रधान मानते रहे, ऐसा वो वास्तव में धर्म चक्र है, व्हील ऑफ धर्म है। राजा अशोक ने उसका उपयोग अवश्य किया था, लेकिन धर्म चक्र के नाते किया था। सो इट हैज़ कम टू अस नॉट फ्रॉम अशोक बट थ्रू अशोक। बेसिकली धर्म चक्र है। तो चक्र व्हील है तो घूमना ही चाहिए, चक्र घूमने के लिए होता है। ये धर्म चक्र कैसे घूमेगा? तो समाज को लौटाने का प्रत्येक काम, छोटा बड़ा, इस चक्र को गति देता है और ये चक्र घूमते रहता है। यह भारत की विशेषता रही है। ऐसे असंख्य काम है भारत में जो समाज अपने मन से, दिल से कर रहा है, आनंद से कर रहा है, दे रहा है। तो जो मेरा है वही मेरा है। तेना त्यक्तेन भुंजितः। मैं दूध की चाय नहीं पीता हूँ, छलनी में पत्ती रख कर वो खोलता पानी ऊपर से डालना। 2015 दिसंबर में मेरा प्रवास था अरुणाचल प्रदेश में। 2-2.5 घंटे की यात्रा हुई तो कहीं चाय के लिए रुके, छोटा होटल था, एक माताजी होटल चला रही थी। हम 4 लोग थे, मेरे लिए लाल चाय आई, बाकी 3 लोगों ने दूध की चाय पी। विभाग प्रचारक जब पेमेंट करने गया तो मुझे बैठे बैठे ध्यान में आया कोई विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट है पेमेंट के बारे में। मैं काउंटर पर गया, विवाद था। क्या विवाद था? हमारा प्रचारक उस माता जी को 4 कप चाय के पैसे दे रहा था, लेकिन वो 3 कप चाय के पैसे लेने के लिए तैयार थी। मैंने कहा बहन जी मैंने चाय पी है, हम 4 लोग हैं, आपने 4 कप चाय के पैसे लेने चाहिए। वो उसने कहा भाई साहब आपने पी वो चाय नहीं थी, पानी था, पानी के पैसे नहीं होते हैं। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, वो अनपढ़ भी नहीं थी, खूब आधुनिक विदेशों में शायद नहीं पढ़ी होगी। उसको होटल चलाकर घर को आर्थिक सपोर्ट करना है, हिसाब लगाएंगे उसने गैस बर्न किया है, चाय पत्ती खर्च हुई है, तो बाद में होटल का किराया, बिजली का किराया, सर्विस चार्ज, मेरा कब उसको धोना तो है ही। शी हैड ऑल द राइट टू चार्ज। यहाँ एक व्यक्ति उसको देने के लिए तैयार नहीं, देने का आग्रह कर रहा था। समथिंग वॉज स्टॉपिंग हर। ये मेरा नहीं है तो नहीं है, पक्का पैसा कमाना मुझे पक्का है। ये भारत है, ये तेरे त्यक्ते न भुंजिता है। जनवरी 2020 में JNU के महिला प्राध्यापकों के सामने मैंने ये विषय रखा,
तो एक महिला प्राध्यापक ने कहा, वे लोग लेह से दिल्ली कार में आ रहे थे, छोटा बालक साथ में था, दूध की ज़रूरत पड़ी, रोड किनारे कार रोककर एक होटल से दूध गर्म करके लिया। पूछा कितना पैसा हुआ? होटल मालिक ने कहा, बहन जी छोटे बच्चों के दूध के पैसे नहीं होते हैं। शी वॉज सो शॉक्ड। उसने कहा, लेह में जिस होटल में थे इसका 150 रुपया चार्ज करते थे। मुझे जब 5 माताएं मेरी जिन्होंने कहा, हमारा अनुभव है छोटे बच्चों के दूध के पैसे उन्होंने नहीं लिए हैं। कमाना तो है, भाई क्या मेरा है वह मेरा है, जो नहीं है। ये जो है परंपरा से, अभी तो दूध तेल वगैरह पैकेट में आता है, पहले जो मेजर करके देते थे, मानो 1 पाव का मेजर है और 2 पाव यानी आधा शेर दूध लेना है, तो 2 माप भरने के बाद थोड़ा ऊपर से डालने का रिवाज सारे भारत में है। तमिलनाडु केरल से आसाम तक है। जब राजा एक नहीं था, भाषा एक नहीं थी, फिर भी बातें समान है। क्या भाव उसके पीछे का होगा? छोटी गांव की बुढ़िया भी है, वो थोड़ा देती है। इसके पीछे का भाव यह है कि जो मूल्य मैं इस ग्राहक से ले रहा हूँ, आई हैव टू इंश्योर कि मैं कम नहीं दे रही हूँ, मुझे अधिक देना है। ये समाज के पास इकट्ठा होगा। ये जो मूल्य है, ये मूल्य परंपरा से भारत में आए। आधुनिक शिक्षा के कारण थोड़ा व्यक्ति अधिक आत्म केंद्रित, भौतिकतावादी, प्रॉफिट में कि मुनाफाखोरी के दिमाग में जा रहा है। ये भारत नहीं है। तो भारत में हमको भारत को क्रिएट करना है, इसलिए भारत को समझना आवश्यक है। अब हो रहा है धीरे धीरे। इस भारत की जो आध्यात्मिक पहचान है, सदियों से दुनिया उसको जानती रही है, लेकिन भारत में ही अब भारत उनको नहीं दिख रहा था, क्योंकि आज़ादी के बाद जो लोग सत्ता में आए वो इस भारत की इस पहचान को नकारना, डिनाई करना, यानी अपने आप को लिबरल, इंटेलेक्चुअल, प्रोग्रेसिव कहना, ऐसी फैशन चल पड़ी। और भारत की आध्यात्मिकता की बात करने वालों को आप दकियानुसी है, आप इनटॉलरेंट है, आप डिविजिव है, आप कम्युनल है, एंटी प्रोग्रेसिव है, ऐसा माहौल खड़ा करने का प्रयत्न हुआ। इसलिए भारत की जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी प्रगति न हुई। परंतु भारत में एक राष्ट्रीय विचार से संघ का काम आरंभ हुआ। अनेक क्षेत्रों में स्वयंसेवकों ने इस विचार के संगठन आरंभ किए, जिसमें से एक भारत विकास परिषद है। अनेक साधु संतों के प्रयास से एक समाज में जागरण हुआ और एक परिवर्तन दिख रहा है। 2014 के जो लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए, वो 16 मई को आए थे, 16 मई 2014। यूपीए के बदले एनडीए सरकार आई, मनमोहन सिंह के बदले नरेंद्र मोदी पीएम बने। इतना केवल चेंज नहीं था। इस चेंज को इंग्लैंड से पब्लिश होने वाला द गार्डियन नाम का दैनिक समाचार पत्र है, उसका संडे एडिशन का नाम संडे गार्डियन है। 18 मई का संडे था, 16 मई को रिजल्ट आया वो फ्राइडे था। 18 मई के संडे गार्डियन में उनका संपादकीय है, एडिटोरियल है, तंत्री लेख है, ब्रिटेन से पब्लिश होने वाले गार्डियन का। पहले 3 वाक्य बहुत महत्व के हैं, और इंग्लैंड से पब्लिश होने वाले पेपर ने ये कहा है, ये ध्यान में रखकर सुनिए। उनके शब्द से अंग्रेजी में है, टुडे 18 मई 2014 may go well down in the history of India as Britain finally left India. अंग्रेज आखिर आज चले गए, ऐसा वो कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी's victory in these elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled this subcontinent. एक अर्थ में कांग्रेस का शासन ये तो अंग्रेज़ों की परंपरा आगे चला रहा था, ऐसा वो गार्डियन कहता है। ये बड़ा चेंज आया है। कैसे आया? उस गार्डियन का ही उस आर्टिकल का
एक वाक्य उन्होंने ऊपर लिखा है, वो कहता है, इट शुड बी ऑब्वियस दैट द अंडरलाइंग चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी हैव ब्रॉट अस मिस्टर मोदी एंड नॉट द अदर वे राउंड। भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुए हैं उसके कारण मोदी आए हैं, उनके कारण परिवर्तन नहीं हुए हैं। जो परिवर्तन का दौर चल पड़ा है वो अब चल पड़ा है। अनेक क्षेत्रों में अब भारत का भारतत्व एक्सप्रेस हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। भारत की विदेश नीति में, भारत के रक्षा नीति में, भारत की शिक्षा नीति में, अब अर्थनीति में भी यह भारत की बात आएगी। भारत की बात, भारत का अध्यात्म, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समय सारे भारत ने ज़बरदस्त, यानी 22 जनवरी को हुआ था लास्ट ईयर। अभी दिसंबर में कुछ लड़के लड़कियां बातें कर रहे थे, वो तो यही कह रहे थे इस बार 22 तारीख को फिर से दिवाली होगी। यानी दिवाली तो अक्टूबर में आती है, ये जनवरी की दिवाली की बात कर रहे हैं, क्योंकि मूल दिवाली राम जी वापस आए थे इसलिए दिवाली हुई थी, वो दिवाली जैसा माहौल था। ये बदल रहा है। तो भारत सेंट्रिक कोठारी कमीशन नाम का एक कमीशन शिक्षा जगत के लिए नियुक्त हुआ था कांग्रेस शासन में ही। उनके रिकमेंडेशन तब लागू नहीं हुए, अब लागू हो रहे हैं। उसमें कोठारी ने कहा था कि उनका जो ऑब्जर्वेशन था, भारत के सभी लोगों के विचारों का केंद्र जो है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र आज भी यूरोप है, उसको भारत में लाना चाहिए। हम सारा उनके अनुसार सोच रहे हैं, हमको भारत के संदर्भ में सोचना चाहिए। एक छोटा उदाहरण देकर मेरी बात मैं पूर्ण करूंगा। अभी इजराइल हमास का जो संघर्ष चल रहा है, तो दुनिया भर के लोग उसको जो वर्णन करते मीडिया में, उसको कहते हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस। मिडिल ईस्ट क्राइसिस यही वर्णन है। भारत का विदेश विभाग उसका वर्णन वेस्ट एशिया क्राइसिस ऐसा करता है। अब इजराइल हमास तो वहीं पर है, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, उसको मिडिल ईस्ट कहना मतलब कहने वाले इंग्लैंड में बैठे हैं, उनके लिए भारत ईस्ट है, जापान फार ईस्ट है, ये मिडिल ईस्ट है। लेकिन हम भारत में बैठे हैं, हम उसको मिडिल ईस्ट क्यों कहें? तो भारत भारत है, तो हमारे वेस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया है, वो वेस्ट है। तो हमारी सारी सोच शिक्षा नीति में, अर्थनीति में, रक्षा नीति में, विदेश नीति में, यह भारत सेंट्रिक विचार है। ये भारत का भारत होना, ये भारत का आध्यात्मिक पहचान, इसको मैं मैनिफेस्ट करना है। और समाज के सामान्य जीवन में यह तेन त्यक्तेन भुंजिता की बात आनी चाहिए। महागृधा की बात कैसी है? एक छोटा घटना याद आई। हमारे कार्यकर्ता विशाखापट्टनम के प्रवास पर जा रहे थे श्रीकाकुलम जिले में टुवर्ड्स ओडिशा। 12 बजे खाना खाने रुके एक होटल में। जैसा भोजन शुरू करने इतने में एक भिखारी कुछ मांगने आया टेबल के पास। इन्होंने अपने जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए। होटल मालिक ने देखा, इनको रोका, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहा कि आज आप दोगे कल कौन देगा, रोज आते हैं, इनकी आदत खराब मत करो, ऐसा नहीं कहा। दूसरा सोच क्या हो सकता है? 10 लोग आते हैं, ये ग्राहक के देने से चला जाएगा, निपट जाएगा 4-5 ऐसे, मेरा पैसा बचा, यह भी सोच हो सकती है। ये 2016 की बात है। मेरा बात जो थी अरुणाचल की 2015 की बात है। उस होटल मालिक ने इनको ऐसा कहा कि भाई साहब ये मेरे होटल में आया है, आपको नहीं, मुझे देना है। क्या बात है? ये भारत है, ये मेरा ग्राहक है, इससे मैं कमा रहा हूँ, मेरे कमाई में इन सब का हिस्सा है। ये महागृधा तो ईशावास्य उपनिषद का इतना अच्छा पालन ये छोटे छोटे गांव के लोग कर रहे हैं। ऐसा एक भारत हमारे सहज व्यवहार में, हमारे पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक जीवन में दिस भारत, दिस अध्यात्म शुड मैनिफेस्ट। तो एक समाज के पुरुषार्थ से सरकार इसमें सहायक अवश्य बनेगी।
पुरुषार्थ समाज को करना है। यह भारत है, यह भारत की खासियत है, यह भारत की विशेषता है। इस भारत को हम जानें, उसको जीवन में लाकर भारत के बने और फिर भारत की इस पहचान बनाकर भारत को गढ़ने में अभी हम लोगों ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया 3 साल पहले, तो अनेक लोगों ने 150 साल तक वो संघर्ष चला आज़ादी के लिए। हम सब आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं। उनके प्रयास से हमको एक स्वतंत्र भारत में जीने का एक भाग्य मिला है। हमको आने वाले जो पीढ़ी है आज से 25 साल के बाद, उनको आज से भी अच्छे भारत में जीने का अवसर मिले, इसके लिए हम सबको ऐसा भारत गढ़ने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन हर एक को देना है। इसलिए पहले भारत को जानना आवश्यक है। एक बार पता चला हम कौन हैं तो हमारी दिशा तय होती है, उस दिशा में प्रयत्न होते हैं तो शीघ्र ही हम यह साकार कर सकेंगे। इतने वर्षों का भारत के इतिहास से दुनिया के लोगों को यही भारत पता है। उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, उनको ही भारत में भारत नहीं दिख रहा था और आज दुनिया इतनी नज़दीक आई है। 2009 के लोकसभा चुनाव के तुरंत हुए थे, एक मुझे छात्र मिला, विद्यार्थी, उसकी हॉबी पूछी। उसने कहा कि मैं कहानी लिखता हूँ। कैसे कहानी लिखते? उसने कहा चुनाव हुए थे, जैसे भी दिल्ली के चुनाव हुए तो चर्चा चुनाव की थी। उसने कहा मेरे रूममेट ने मुझे चैलेंज किया कि चुनाव पर कहानी लिखी है। उसने कहा मैंने कहानी लिखी। एक जगह चुनाव की घोषणा हुई, 4 कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल किया। उनके नाम थे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन। सभी ने मनुष्य यही चिन्ह की मांग की। तो चुनाव अधिकारी ने बुलाया, कहा किसी एक को मिलेगा, बाकी को कुत्ता, घोड़ा, पेड़ ऐसे चिन्ह लेने पड़ेंगे। किसको मिलेगा? हर एक ने अपना पक्ष रखना, जो मुझे कन्विंस करेगा उसको मिलेगा, मनुष्य चिंबल। तो चारों उम्मीदवार ने नाम याद रखिए, उन्होंने कहा मनुष्य सिंबल मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि इस मनुष्य के मुझ पर बहुत उपकार है। इसी मनुष्य ने मुझे जन्म दिया है और मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैं चुनाव लड़ने के काबिल हुआ हूँ। ये जो चारों समस्या आज दिख रही है, इसको निर्माण करने वाला है ह्यूमन बीइंग। ये अनडेवलप्ड गरीब समाज ने, सो कॉल्ड मोस्ट डेवलप्ड मोस्ट प्रॉस्परस समाज ने 400 वर्षों में समस्या खड़ी की है और भारत हजारों वर्षों से एक समृद्ध जीवन जीता रहा है। ऐसी कोई समस्या निर्माण नहीं हुई। इसलिए अब दुनिया इतनी नज़दीक आई है, तो विथ ऑल द डाइवर्सिटी, विथ लिमिटेड सोर्सेज ऑन द प्लैनेट, हार्मोनियस, पीसफुल, प्रॉस्परस जीवन, लंबे समय तक मनुष्य जीवन कैसे जी सकता है, इसकी फिलॉसफी भारत के पास है, इसका अनुभव भारत के पास है, ऐसी हिस्ट्री भारत की रही है। तो भारत को भारत के नाते खड़ा होना पड़ेगा, तब दीवा दांडी लाइट हाउस के अनुसार दीपस्तंभ, बाकी लोग अपने अपने जीवन की दिशा तय करेंगे। ये भारत को भारत बनने के लिए हम सबका पुरुषार्थ आवश्यक है। तो भारत विकास परिषद में भारत शब्द का महत्व क्या है, ऐसा मुझे लगा, इस पर मैं बात करूंगा। इस भारत की आत्मा पहचान की दिशा में भारत का विकास हो, पश्चिमी नकल नहीं करना है। तो एक बहुत बड़ा एक भारत पर जो ईश्वर ने दायित्व सौंपा है, वो दायित्व के लिए हम भारत को तैयार करने में अपना सारा पुरुषार्थ लगाएंगे। तो मुझे यहाँ आप लोगों ने बुलाया और बड़े धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, तो इस आमंत्रण के लिए, आपके धैर्य के लिए आप सबका धन्यवाद देता हुआ मेरी बात पूर्ण करता हूँ। नमस्कार।